हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नए वीडियो को लेकर। और मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ एसके झा सर का जो ग्रुप डी का सेट है वो सेट नंबर 9। इससे पहले मैं 8 सेट ऑलरेडी करवा चुका हूँ। अगर वो सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को दबा देंगे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर चुके हैं तो उसके लिए दिल से बहुत थैंक यू। तो आइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चलते हैं हम लोग सवाल की ओर। और सबसे पहला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46। दिया हुआ है कि 0.32 पे रेकरिंग है और इसे फ्रैक्शन के रूप में क्या करना है, चेंज करना है। हालांकि अगर इस सवाल को मैं देखूं तो ऑप्शन से ही बनाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा आपको कंसेप्ट होना चाहिए। आइए समझाते हैं कंसेप्ट क्या है। सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ 0.132 कुछ भी लिखा हुआ रहे, अब अगर यहाँ पर 2 अंक पे रेकरिंग है बाबू, चलिए 3 अंक पे रेकरिंग देते हैं, 3 अंक पे, तो इसका फ्रैक्शन के रूप में लिखने के लिए बोला तो फ्रैक्शन होता है x/y। ऊपर वाला को अंश बोलते हैं, नीचे वाला को हर बोलते हैं। यानी कि आंसर जो भी लिखना है बाबू वो फ्रैक्शन में अंश बटा हर के रूप में हमें इसको लिखना है। तो आपको ये देखना है कि अगर ऊपर 3 अंक है और तीनों अंक पे रेकरिंग है तो अंश के रूप में 132 होगा, ये फिक्स है। अगर ऊपर 3 अंक है और तीनों अंक पे रेकरिंग है तो 132 होगा। अगर ऊपर में 4 अंक है और चारों अंक पे रेकरिंग हो तो ऊपर अंश के रूप में कितना होगा, चारों अंक लिखा आएगा। लेकिन अगर ऊपर 2 अंक पे लिखा हुआ है 3 अंक और रेकरिंग सिर्फ रहे 2 अंक पे, तो रेकरिंग 2 अंक पे रहेगा तो अंश के रूप में जो भी लिखाएगा वो 132 से क्या होगा, कम होना चाहिए। यहाँ पर इस चीज को समझिए। अगर 3 अंक पे रेकरिंग रहेगा तो तीनों अंक ऊपर में ज्यों के त्यों लिख देंगे। लेकिन 3 अंक है और 2 ही अंक पे रेकरिंग है तो आंसर जो भी होगा अंश में 132 से कम होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, अगर 2 अंक है और दोनों अंक पे रेकरिंग रहता तब अंश के रूप में 32 लिखा था, लेकिन एक ही अंक पे रेकरिंग है तो आंसर जो भी होगा 32 से कम होगा। पहला ऑप्शन है 32 लिखा हुआ, गलत। दूसरा ऑप्शन है भी अंश के रूप में 32 लिखा हुआ, ये भी गलत। तीसरा ऑप्शन और चौथा में 32 से कम है। तो देखते हैं कौन आंसर होगा। एक स्टेप और समझिए। अगर 1 अंक पे रेकरिंग रहता है तो नीचे 1 9 आता है, और 2 अंक पे रेकरिंग रहता है तो नीचे 2 9 आता है। तो यहाँ पर 1 अंक पे रेकरिंग है तो नीचे में तो 1 ही 9 आना चाहिए, जबकि यहाँ पर 2 को 9 दिया, ये भी आपका ऑप्शन गलत। तो एक ही आपका क्या होगा, सेटिस्फाइड होगा, वो ऑप्शन नंबर डी होगा। अगर आप इसे डिटेल से बनाना चाहते हैं बाबू तो वो भी आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर दिखा देते हैं। जैसे कि 1 अंक पे रेकरिंग है बाबू तो 1 और 9 नीचे लाते हैं, और जितना पे रेकरिंग नहीं रहता उतना 0 देते हैं। 1 अंक पे रेकरिंग तो 1 और 9, और 1 अंक पे रेकरिंग नहीं तो उसके बदले 1 और 0, और ऊपर क्या होगा 32। अब आप बोले इससे डेसिमल कहाँ गया, तो रेकरिंग हटाते हैं तो डेसिमल साथ साथ क्या होता है, हट जाता है। ऊपर 32 लिख दिए। अब यहाँ से एक और छोटा सा काम करना है कि जिस पे रेकरिंग नहीं रहेगा उसको इसमें से अंश में से क्या करना है, घटा देना है। तो 3 पे रेकरिंग नहीं है तो 32 - 3 करेंगे, यानी कि 29 बटा क्या होगा, 90। और इस सवाल का जो उत्तर होगा 29 बटा 90, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में है, डी में। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू, इसको नोट करिए आप। देखिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 47। इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले आपको बोडमास का थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सवाल जो है बोडमास पे आधारित है। सबसे पहले बोडमास में बाबू हम लोग छोटी ब्रैकेट को काम करते हैं। तो आप इस सवाल में देखिए छोटी ब्रैकेट यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ये छोटी ब्रैकेट है। और सबसे पहले हमको छोटी ब्रैकेट का ही काम करना है। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो छोटी ब्रैकेट में भी आप देख रहे हैं कि एक रेकरिंग दिया हुआ है, तो सबसे पहले उस रेकरिंग या बार का काम करेंगे। तो यहाँ पर बार का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे बार का मतलब सिर्फ इतना होता है कि जिस नंबर पे बार दिया हुआ पहले आप उस नंबर को वर्ग कीजिए। अगर 6 और 5 पे बार लिखा हो, ये भागा से हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बार यहाँ पर दिया हो इस नंबर पे 6 और 5 पे, तो जिस पे बार दिया हो रहेगा पहले उसका वर्ग करेंगे। तो 6 और 5 पे वर्ग है तो सीधा 6 5 क्या हो जाएगा, 30 होगा। यानी जैसे ही 6 5 30 कहेंगे वैसे ही बार ये क्या हो जाएगा, हट जाएगा। यानी ये बार का मतलब कुछ और नहीं है, बार मतलब जिस पे बार दे उसका काम कर दिए। तो 6 5 कितना हो जाएगा, 30 यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप क्या लिख दीजिएगा, 30 लिखिएगा। अगले स्टेप में मैं अगर बढ़ता हूँ बाबू, तो अब देखिए छोटी ब्रैकेट के अंदर साइन माइनस और क्या है, भागा है। तो सबसे पहले आपको भागा का काम करना पड़ेगा। तो 120 भागा कितना है, 30 है।
तो 120 भागा 30 को किस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो भागा को अगर गुणा में चेंज करिए तो ये 1/30 होगा, उल्टा होगा। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं 120 भागा 30 है तो 120 बटे कितना 30 लिख सकते हैं। और नहीं तो एक तरीका और है कि अगर 120 भागा 30 है तो आप सीधा सीधी क्या कर सकते हैं 30 चौको 20 80 ये भागा भी देख सकते हैं। तो जो रूल आपको पसंद पड़ता है उससे आगे बढ़िए। मैं तो डायरेक्ट यहाँ पर कर देता हूँ 30 चौको कितना बाबू 120 80 यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 4। अब जैसे ही यहाँ पर 4 आ जाएगा तो अब देखिए इसका काम होने के बाद ये 25 माइनस क्या हो जाएगा 4 और 25 में से 4 के कितना बनेगा 21। अब ये छोटी ब्रैकेट के अंदर हर काम हो गया। छोटी ब्रैकेट के अंदर अब कोई भी वर्क नहीं करने के लिए बचा, सिर्फ 21 है तो ब्रैकेट क्या हो जाएगा हट जाएगा। अब इधर आई, इधर क्या दिया हुआ वो भागा दिया हुआ है। फिर यहाँ पर कितना लिखा हुआ 105 और ये मंझली ब्रैकेट लिखा हुआ है। छोटी ब्रैकेट तो हट ही गया, इधर बड़ी ब्रैकेट और यहाँ पर लिखा हुआ कितना बाबू 47 प्लस और ये है 208। सिर्फ समझाने के लिए हमको इतना लिखना पड़ रहा, नहीं तो डायरेक्ट आंसर हो जाता 125 21 25 75 से 5 51 51 चौको 208 यानी 4 इसका आंसर होता, लेकिन आपको समझाना है। अब बोलिए डायरेक्ट यहाँ 105 में कैसे भागा देंगे तो कैसे बचे कितना हो जाएगा 75 से, यानी मंझली ब्रैकेट के अंदर काम करने पर कितना आया 5 आया। तो 5 आया तो अब मंझली ब्रैकेट हट जाएगा, मंझली हटेगा तो 5 बचेगा और यहाँ क्या है प्लस और ये आ जाएगा 47। अब क्या होगा सिर्फ बड़ी ब्रैकेट के अंदर काम करना है। अब बड़ी ब्रैकेट के अंदर काम करिएगा तो कितना लिखा हुआ है 47 प्लस कितना 5 और 47 और 5 कितना होता है 52, यानी यहाँ पर लिखिएगा 208 भागा कितना हो जाएगा 52 और 52 से इसमें भागा दिए तो 52 चको कितना होता है 208, यानी इस सवाल का जो उत्तर हो कितना होगा सी खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू। देखिए क्वेश्चन नंबर 48 है बाबू और 48 में हमें क्या करना उस चीज़ को आप समझिएगा। एक बार सवाल को आप देखिए, आपके सामने सवाल है, कहता है निम्नलिखित पाई रेखीय एक्स बाई रेखा निम्नलिखित पाई रेखा चित्र एक्स बाई जेड रेस्टोरेंट द्वारा विभिन्न प्रकार के खाद्य वस्तुओं की बिक्री का सूचना देता है। और आपके पास एक चार्ट है कि चाइनीज के लिए 5%, सैंडविच के लिए 15%, पिज़्ज़ा 20%, अदर बेकर आइटम्स 20%, डोनट्स 15% और बर्गर 25%। तो आपसे ये बोला है कि 2020 में रेस्टोरेंट द्वारा 35 लाख प्राप्त किया गया, तो एक्स बाई जेड रेस्टोरेंट में किस प्रकार की खाद्य में सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त हुआ। तो सबसे ज़्यादा राजस्व प्राप्त करने वाला देखिएगा बर्गर है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बर्गर में 25% प्राप्त हुआ। तो बस इस सवाल का सिंपल आंसर होगा, इससे आसान सवाल ही नहीं बन सकता। सबसे ज़्यादा किस में है तो सबसे ज़्यादा 25% है और 25% बर्गर है। इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा ये होगा, बस खत्म। आइए सामने क्वेश्चन नंबर है बाबू 49, जो कि आपको पूछा है कि 0.9 का स्क्वायर रूट लेकर आइए। इसका स्क्वायर रूट बहुत सारा स्टूडेंट 0.3 मार देता है, जो कि बिल्कुल क्या है गलत है। इस तरह के सवाल को कैसे आप जल्दी बनाइएगा आइए समझिए। आपको क्या करना, अगर एक स्टेप मैं इसको बढ़ाऊँ बाबू, क्योंकि आप डायरेक्ट वर्गमूल तभी निकाल सकते हैं बाबू जब अंदर में 2 अंक के बाद डेसिमल रहे या 4 अंक के बाद डेसिमल रहे या 6 अंक के। अगर 1 अंक के बाद या 3 अंक के बाद या 5 अंक के बाद रहता तो पूरा वर्गमूल उसको नहीं निकलता। तो हम यहाँ पर 9 बटे कितना कर दिए 10 कर दिए। अब इस सवाल को आसानी से बनाने के लिए, क्योंकि 9 का वर्गमूल निकालेगा तो ऊपर में 3 आएगा और 10 का जो वर्गमूल निकालिए 3 पॉइंट समथिंग, तो भागा देने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो जाएगा। इसीलिए आप क्या करिए ऊपर में भी 10 से गुना कर दीजिए, नीचे में भी 10 से गुना करिए, ताकि ये सवाल आसान हो जाएगा। अगले स्टेप पे बनेगा तो ऊपर बन जाए कितना बाबू √90 और नीचे देखिए 100 है, 10 × 100, तो 100 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। अब आप जरा इस चीज़ को गौर करिएगा, तो 90 का जो भी वर्गमूल होगा वो कितना होगा 9 पॉइंट समथिंग होगा, नहीं होगा क्योंकि 9 9 81 होता है, तो 9 पॉइंट समथिंग होगा। और अगर डेसिमल नीचे से जाएगा तो 0.9 समथिंग आपका आंसर हो, जो कि आपका ऑप्शन ए में भी नहीं, बी में भी नहीं। अगर डी को देखते हैं तो 8 है, तो एक ही आपका ऑप्शन नजर आएगा सी। तो बहुत ही आसान तरीका से इस लेवल से हम बना सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बाद 50 पे। देखिए बाबू आपके सामने एक सवाल लिखा हुआ है और लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है
और इस सवाल में पूछा गया है कि कोई हल नहीं है तो के का वैल्यू क्या है। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक के क्वेश्चन में पूछे कोई हल नहीं है तो आप इसको ध्यान से देखिए, कोई हल ना होने की स्थिति में क्या कंडीशन बनता है। तो अगर कोई हल नहीं होगा तो d का जो वैल्यू होता है जिसको हम विविधकर बोलते हैं, d जो होता है 0 से क्या होता है, छोटा होता है। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। d क्या होता है, d जो होता है विविधकर जिसको बोलते हैं, और d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो d का वैल्यू अगर लिखे हैं तो कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, और ये छोटा हो किससे भाव, 0 से। अब यहाँ पर b क्या है भाई, तो b होता है जो x का कोफिशिएंट है तो इसको b बोलते हैं, और ये कांस्टेंट के यानी इसके जगह c बराबर कांस्टेंट आ जाता है, और ये वैल्यू होता है जो x स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है जो a का वैल्यू, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a का मान, x का कोफिशिएंट b का मान, और जो बच जाता है वो कांस्टेंट रहता है c का वैल्यू। तो b स्क्वायर बराबर क्या होगा, 2k के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4k स्क्वायर माइनस 4, a के जगह पर कितना आ जाएगा 6, और c के जगह पर कितना आ जाएगा k, और इधर क्या हो जाएगा 0। अब यहाँ से क्या करिए, कॉमन ले लीजिए। अगर कॉमन लीजिए तो क्या आएगा भाई, तो कॉमन यहाँ से देखिए 4k यहाँ भी है, यहाँ भी 4k, तो 4k कॉमन ले लीजिए। तो जैसे ही 4k कॉमन लीजिएगा, यहाँ पर एगो लिए तो एगो बच जाएगा, और माइनस यहाँ पर 4k कॉमन लिए तो कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, और 0। अब आपको पता है कि ये जो फैक्टर है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो एक बार इसके वैल्यू 0 के हम करेंगे, एक बार इसके वैल्यू 0 के करेंगे। तो अगर इतना बराबर 0 होगा और एक बार इतना बराबर 0 होगा तो क्या कंडीशन बनेगा। अगर ये 0 में जाएगा बहु, साइन आप देते रहिएगा, 0 में जाएगा तो k बराबर कितना हो जाएगा, 6, यानी k का जो वैल्यू होगा क्या होना चाहिए, 6 से छोटा। लेकिन ये भी तो कंडीशन आपको सेटिस्फाइड करवाना है। अगर यहाँ पर करिएगा कितना, 4k, कितना लिखा हुआ 4k, और ये क्या हो जाएगा 0। अगर k का वैल्यू आप यहाँ से लेकर जाइएगा बहु तो क्या हो जाएगा, 0 बटा कितना बन जाएगा 4, तो 0 बटा 4 बन जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, किसी भी संख्या में 4 से भागा दे तो 0 ही आ जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, k बराबर। लेकिन आप इसको ग्रेटर देन कर लिए, ताकि अगर आप 0 लेते हैं तो ये सेटिस्फाइड नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए k का जो वैल्यू हो जाएगा वो 0 से क्या हो जाएगा बड़ा, और 6 से क्या हो जाएगा छोटा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला सवाल को हल करते हैं। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 51 है, और जो सर्किल से लिया गया, किस प्रकार से इस सवाल को बनाएगा। सीधा इस सवाल को बनाने के लिए एक छोटा सा थ्योरी है, और उस थ्योरी को अगर आप जानते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। क्या है थ्योरी भाव, कि अगर किसी भी वृत्त में एक स्पर्श रेखा और एक छेदक रेखा जिस बिंदु पर मिलता है, तो यहाँ से DE बराबर जो होता है DB गुने DA होगा। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, DE का जो स्क्वायर होता है, हालांकि वहाँ पर जो थ्योरी है आप लोग पढ़े होंगे सर्कल में कि PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। तो यहाँ पर क्या है, जो आपका अल्फ़ाबेट है वो चेंज है, ABC कुछ भी दे सकता है। तो DE का जो स्क्वायर होता है, DE स्क्वायर बराबर होगा DB इंटू DA। तो यहाँ से हो जाए क्या बाबू, DB इंटू DA। और आपको वैल्यू दिया हो कि AB का वैल्यू 24 है, और ED का वैल्यू कितना 9 है, DB का वैल्यू हमको पता नहीं है तो कितना मान लीजिए, x मान लीजिए। और आपसे वही BD का वैल्यू पूछा, यानी कि BD का वैल्यू x का मान पूछा है। तो आइए यहाँ से बोला है कि DE, तो DE का वैल्यू कितना है 9, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा वो, 9 का स्क्वायर 81। और यहाँ कितना लिखा हुआ DB, तो DB का वैल्यू कितना वो x, तो यहाँ पर x लिख देंगे। फिर उसके बाद DA है, तो DA कहने का मतलब पूरा D और A, यानी यहाँ से यहाँ तक। तो जब यहाँ से यहाँ वैल्यू 24 है और ये वाला वैल्यू यहाँ से यहाँ तक x है, तो पूरा कितना हो जाएगा, तो पूरा हो जाएगा 24 प्लस कितना बाबू x। और अब अगर इसको एक स्टेप और बढ़ाते हैं तो ये हो जाएगा 81 बराबर x इंटू 24 प्लस x। तो अगर बाबू यहाँ से आप सोल्व करना चाहते हैं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए आप इसको हीट एंड ट्रायल पे सेट कर दीजिए। हीट एंड ट्रायल कहने का मतलब ये है कि x का कोई ऐसा वैल्यू लीजिए और यहाँ पर 24 में 1 जोड़िएगा तो ये दोनों का जो गुणनफल होना चाहिए 81। तो आपको पता है 27 तो 81 होगा। यहाँ पर 3 लेते हैं, यहाँ भी x का वैल्यू 3 देंगे तो 24 और 3 कितना होगा 27। और ये देखिए सेटिस्फाइड है, यानी x बराबर 3, तो 24 और 3 कितना 27, तो 27 तो 81, यानी x का जो वैल्यू आएगा कितना आएगा 3। और BD बराबर माने थे हम कितना x, और x का वैल्यू कितना आ जाएगा 3, यानी कि इस सवाल का उत्तर कितना होगा ऑप्शन नंबर डी। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं।
देखिए अगले सवाल है क्वेश्चन नंबर 52, लिखा है कि a माइनस 1/a = 9 दिया हुआ है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू क्या है। सीधा आपको एक छोटा सा थ्योरी ध्यान में रखना है कि अगर a प्लस 1/a बराबर p दिया हुआ रहे तो a स्क्वायर प्लस 1/a² का जो वैल्यू होता है p² माइनस कितना होगा 2 होता है। और अगर इसी चीज़ को माइनस में लिख दिया जाएगा a माइनस 1/a बराबर p दे दिया जाए और आपसे पूछे कि a स्क्वायर प्लस 1/a² का वैल्यू क्या होगा, तो बस छोटा सा चेंज होगा, p² प्लस क्या होगा 2 होगा। तो ये दोनों चीज़ को आप क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा। अगर ये चीज़ आप ध्यान में रखते हैं तो सवाल बहुत आसान हो जाएगा। कैसे कि अगर प्लस में दिया हुआ p और आपसे a² प्लस 1/a² पूछेगा तो आंसर p² माइनस 2 होगा, और अगर माइनस में देकर और ये वैल्यू पूछेगा तो p² क्या होगा, प्लस 2 होगा। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से कि a माइनस 1/a और क्या दिया हुआ 9 दिया हुआ, और आपसे पूछा है कि a स्क्वायर प्लस 1/a², तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा p² और प्लस कितना हो जाएगा 2, जो कि यहाँ पर आपको दिखाएं। p का वैल्यू कितना हो जाएगा, p बराबर यानी कि 9 होगा। कहने का मतलब इतना बराबर जो भी दिया हुआ है तो कितना दिया हुआ 9 दिया हुआ, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81, और 81 प्लस 2, इस सवाल का उत्तर कितना होगा 83। खत्म। तो इस तरह से चीज़ों को बनाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही शानदार सवाल और बहुत ही आसान, कुछ जान नहीं है सवाल में, औसत से लिया गया है। और आइए सवाल को इस प्रकार से बनाइए। कहता है कि 4 संख्या ABCD का जो औसत है 40 है, तो इसका योग क्या होगा बाबू। मैं 1000 बार बताया हूँ कि योग बराबर औसत गुने संख्या। तो योग यानी कि A प्लस B प्लस C प्लस D, योग A प्लस B प्लस C प्लस D का वैल्यू क्या हो जाएगा, औसत योग बराबर औसत गुने संख्या। तो 40 चको कितना हो जाएगा, इसका योग 160। और दो संख्याओं का दिया हुआ है, ए बी का औसत दिया हुआ 35.5, तो इसका योग कितना आ जाएगा वो, तो 35.5 है औसत, और संख्या का एगो है 2 गो, तो योग बराबर औसत गुने संख्या, तो 35.5 दूनी कितना हो जाएगा 71। और अब आपसे पूछा है कि सी डी का योग क्या होगा, सी डी का, तो जरा ध्यान दीजिए कि 4 संख्या के योग में से अगर हम a प्लस बी घटा देंगे, 4 संख्या कौन कौन हो गया, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी के योग में से अगर ए बी को आप घटा दिए तो किसका बचेगा, सी डी का योग बचेगा। तो 160 में से आप 71 को घटा दीजिए, तो 160 में से 71 को घटाइए तो कितना बनेगा, 89 बनेगा, 89। यानी कि सी डी का जो योग बचा वो बन गया कितना, 89। कितना, 89, क्योंकि 89 और 71 जुड़ेगा तो फिर कितना हो जाएगा 160। लेकिन आपसे पूछ रहा है कि सी डी का औसत निकालिए, तो औसत बराबर क्या होगा भाई, तो औसत बराबर योग बटे संख्या, तो योग है 89 और संख्या का एगो 2 गो है, इसको भागा दीजिए तो 44 पॉइंट कितना आएगा 5, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में, डी में। खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है आपके सामने 54। देखिए 54 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय है, जो कि आपके पास ऑप्शन दिया गया है 4 गो। हालांकि एक बार पहले मैं इसको लिख देता हूँ क्योंकि लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। देखिए आपके सामने 4 ऑप्शन आपको दे दिया गया है और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो संख्या जो अपरिमेय होगा, अपरिमेय। तो सबसे पहले आपको अपरिमेय के बारे में ज्ञान होना चाहिए। अपरिमेय संख्या वैसा संख्या होता है जो p/q के रूप में नहीं हो सकते, यानी कि p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो अगर जो संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते वही संख्या क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब इसमें देखिए तो सारा नंबर रूट में लिखा हुआ, सारा नंबर रूट में लिखा हुआ है, तो जिसका पूरा पूरा वर्गमूल या घनमूल निकल जाता है वो परिमेय संख्या कहलाता है, और जिसका पूरा पूरा घनमूल या वर्गमूल नहीं निकलेगा वो अपरिमेय हो जाएगा, क्योंकि जब निकलेगा ही नहीं तो वो डेसिमल में चल जाएगा और डेसिमल के बाद कितना अंक तक जाएगा उसको कोई अता पता नहीं रहेगा। तो आइए अब यहाँ पर देखिएगा सबसे पहला ऑप्शन में कि यहाँ पर करने में कुछ नहीं तो 2 है, अब इसको वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने के लिए अंदर में पेयर होना चाहिए, या तो अगर 0 0 है तो वर्गमूल निकालने के लिए अंदर में या तो 2 0 या तो 4 0, इन 0 की संख्या जो सम संख्या में होना चाहिए तब पूरा पूरा वर्गमूल निकलेगा। तो 0 की संख्या सम संख्या में होना चाहिए, तो देखते हैं कितना 0 है,
2 4 8 2 4 6 8, यानी कि टोटल जीरो की संख्या जो है 8 है और 8 सम संख्या रूप में है, यानी इसका वर्गमूल निकलेगा। तो वर्गमूल निकलेगा तो ये तो परिमेय संख्या हो गया, लेकिन हमसे पूछा है परिमेय संख्या, तो ये तो अपरिमेय संख्या नहीं है। दूसरा ऑप्शन में चलते हैं। अब यहाँ पर क्यूब रूट निकालना है, तो क्यूब रूट निकालने के लिए अंदर में 3 3 का पेयर होना चाहिए। 3 3 का पेयर होना चाहिए मतलब यह कि अगर सिर्फ जीरो की संख्या है तो जीरो की संख्या या तो 3 होना चाहिए या 6 होना चाहिए या 9 होना चाहिए 12, मतलब 3 3 के पेयर के रूप में होना चाहिए। तो जीरो काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 जो है 3 3 का पेयर में, तो इसका घनमूल आसानी से निकल सकता है। यानी जब इसका घनमूल आसानी से निकल जाएगा तो ये भी परिमेय संख्या, ये भी अपरिमेय संख्या नहीं होगा, ये परिमेय हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 भी पूरा परिमेय है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 4 लिखा हुआ है, यानी इसका क्या है, फोर्थ रूट निकालना है। तो फोर्थ रूट निकालने के लिए क्या होना चाहिए, अंदर में 4 4 का पेयर लगना चाहिए। तो 4 4 का पेयर लगना चाहिए, यानी जीरो की संख्या जो होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए, 8 होना चाहिए या 12 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो देखिएगा तो 1 2 3 4 5 6, यानी जीरो की संख्या 6 है। अब इसको फोर्थ रूट निकालने के लिए बताइए 4 4 का पेयर लग सकता है, नहीं, यानी इसका पूरा फोर्थ रूट नहीं निकल सकता है, इसीलिए संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या, यानी आपको ऑप्शन नंबर सी। डी को भी चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या है, 6 है, यानी आप इसको सिक्स्थ रूट निकालना है। तो सिक्स्थ रूट निकालने के लिए अंदर जो जीरो की संख्या का पेयर होना चाहिए वो 6 6 के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 गो है, इसका मतलब 6 6 का पेयर लग जाएगा, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर डी का पूरा सिक्स्थ रूट निकल सकता है। तो ये भी परिमेय संख्या नहीं है, तो एक ही आपका ऑप्शन सेटिस्फाइड है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी है। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। 54 के बाद 55। 55 में क्या है बाबू, देखिएगा ध्यान से। कहता है कि एक निश्चित राशि पर 2 वर्ष के लिए 15% समान वार्षिक ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 270 रुपया, यानी कि टाइम दिया हुआ 2 साल और रेट जो आपको दिया हुआ है वो 15% दिया हुआ है, और 2 साल का CI माइनस SI का जो अंतर दिया हुआ है वो 270 रुपया। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल, यानी कि राशि का वैल्यू लेकर आना, यानी कि मूलधन। तो सिंपल फंडा यहाँ पर है, हालांकि 2 ही साल पे ज़्यादा सवाल आपको आता है, दिमाग को ज़्यादा आपको दौड़ाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा देखना है। समय 2 साल है, तो 2 साल का CI/SI का जो अंतर होता है सीधा हो जाता है, 2 साल के CI/SI का जो अंतर होता है CI माइनस SI बराबर हो जाएगा R² बटे कितना, 100। R कितना है बाबू, 15%, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 225। और एक सेकेंड सर, देखिए कॉल आ गया था। तो CI माइनस क्या हो जाएगा, SI बराबर R² बटे 100। R का वैल्यू 15 का स्क्वायर 225 और बटा 100 देंगे तो डेसिमल यहाँ आ जाएगा। यानी कि अगर रेट दिया हुआ रहे तो 2 साल के CI/SI का अंतर आप सीधा R² बटे 100 लेकर आ जाएगा, यानी आपका जो यहाँ से अंतर आएगा 2.25 आ गया, यानी कि 2.25। और यहाँ पर CI/SI का अंतर कितना दिया हो, 270 रुपया, यानी कि 2.25 का जो वैल्यू है वो कितना दिया हो, 270 रुपया। यानी 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 270 बटे 2.25। अगर आपको मूलधन लाना तो प्रिंसिपल अपने आप में कितना होगा, 100, यानी 100 से गुना करिए आपका प्रिंसिपल आ जाएगा। 2 अंक के बाद डेसिमल हटाएंगे तो 2 को 0 ऊपर चला जाता है, और इसको अगर काटिएगा तो कितना मरतबे कटेगा, 25 से काटिए, तो 25 से नामा 225, और इसको काटिए तो 25 चक्को 100, यानी कि 400। ये 9 से कट जाएगा, 9 तिया कितना, 27, यानी 30, और 30 से 400 में गुना करें तो 4 तिया कितना हो जाएगा, 12, और 12 पे 3 जोड़। इस सवाल का जो आंसर होगा 12,000 होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं बाबू, इसको नोट करिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 56 है और बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है, और अगर इसको
x माइनस 3 से भागा देने पे जो रिमाइंडर होता है वो कितना होता है, 35 बचता है। यानी अगर इस नंबर, यानी ये आप व्यंजक देख रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको अगर x माइनस 3 से भागा देंगे तो 35 शेष बचता है। और अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को x माइनस 3 से भागा देंगे तो शेष कितना बचता है, 29 बचता है। तो इसका कहानी क्या होता है भाई, यहाँ पर जो आपको वैल्यू पूछा गया वो पूछता है कि a प्लस बी का मान लेकर आइए, a प्लस बी बराबर कितना होगा। तो सिंपल है बाबू, करना कुछ नहीं है कि अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अगर x माइनस 3 से भागा देंगे तो अगर ये पूरा कट जाएगा तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 होगा, तो बराबर में हम 0 लिखते हैं। और अगर रिमाइंडर 1 आएगा तो हम बराबर में कितना लिखेंगे, 1 लिखेंगे। लेकिन यहाँ पर रिमाइंडर कितना है, 35 आया है, तो बराबर में हम क्या लिखेंगे, 35 लिख देंगे। यानी अगर x माइनस 3 से इस क्वाड्रेटिक में भागा देते हैं तो कितना शेष बचता है, 35, जो कि बराबर में 35 लिख दिए। और जब ये x माइनस 3 से इसमें भागा दे रहे हैं तो इसके इक्वल कितना लिया जाता है, 0, और x बराबर कितना हो जाएगा, 3। और x का वैल्यू हम 3 अगर यहाँ पर रखते हैं तो यहाँ से a और b का मान आ सकता है। तो 3 रखें तो x का वैल्यू 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18, प्लस यहाँ पर x का वैल्यू कितना रख देना है, 3 रख देना, तो 3 हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, b बराबर कितना हो जाएगा, 35। अगर आप यहाँ से देखते हैं 18 उधर चला जाएगा तो कितना बन जाएगा, 3a प्लस b बराबर 35 में से 18 जाए तो कितना बचेगा, 15 2 कितना, 17। तो यहाँ से पहला कंडीशन से ये इक्वेशन एक आ गया। दूसरा कहानी क्या बनेगा भाई कि अगर x माइनस 3 से इसमें भागा देंगे तो अब की शेष बच रहा 29, तो 29 शेष बच रहा तो बराबर में कितना कर देंगे, 29, और इससे भागा दे रहे हैं तो x बराबर यहाँ से कितना लेंगे, 3 आ जाएगा। अब x का वैल्यू यहाँ पर 3 रखें तो 3 का स्क्वायर 9, 9 दूनी यहाँ भी 18 आ जाएगा, प्लस यहाँ 3 रखें तो यहाँ भी कितना हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा, a, और बराबर 29। एक स्टेप और आगे बढ़ेंगे बहुत, तो 18 उधर चला जाएगा तो 3b प्लस a बराबर 29 में से 18 गया तो कितना बचेगा, 9 2 11, ये 11 बच गया। तो ये आपको दूसरा कंडीशन से इक्वेशन आ गया। क्या अब आप बताइए, ये दोनों का वैल्यू पता चल गया तो आप a प्लस बी नहीं निकाल दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, पहला इक्वेशन को और दूसरा इक्वेशन दोनों को जोड़ दीजिएगा। अगर दोनों को जोड़ेगा तो इसको इरेज करते हैं बाबू, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं, दोनों को जोड़ेगा तो 3a और a तो कितना हो जाएगा, 4a, प्लस b है और 3b है तो कितना हो जाएगा, 4b, और बराबर में जोड़ेगा तो 17 और 11 कितना हो, 17 आया था ना, 17 और 11 कितना हो जाएगा, तो 28। यहाँ से 4 कॉमन ले लीजिएगा बाबू, तो यहाँ से बचेगा a प्लस बी बराबर कितना, 28, और 4 से काट दीजिए तो a प्लस बी का जो वैल्यू आ जाएगा 7 चौको 28। यानी आपका जो आंसर होगा a प्लस बी का 7, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में है। खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 57 है, और सवाल में ये बोला गया है कि किसी समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या 20 है तो विकर्णों की संख्या क्या होगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, विकर्णों की संख्या बराबर, विकर्णों की संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो याद रखिएगा n इंटू n माइनस 3/2। तो ये चीज़ अगर आप याद रखते हैं तो सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। विकर्णों की संख्या बराबर n इंटू n माइनस 3/2, जहाँ n क्या है बाबू, तो जहाँ n जो है भुजा की संख्या, भुजा की संख्या, तो आपको दिया हुआ है सवाल में कि भुजा की संख्या 20 है, तो n की जगह 20 रख दीजिए तो 20 हो जाएगा, और यहाँ रखें तो 20 माइनस 3 कितना, 17, और 17 बटा क्या हो जाएगा, 2, 2 से काट दिए 10 मरतबे काट जाएगा, 17 दहाँ 170। इन विकर्णों का जो संख्या होगा कितना हो जाएगा, 170, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में। खत्म। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। लिखा हुआ क्वेश्चन नंबर बाबू 58 कहता है, एक कंप्यूटर गेम में निर्मित दीवार 12 घंटे में बनाया सकता है। तो मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 है, और इसमें बोल रहा है कि मान लेते हैं ये जो है एक दीवार को 12 घंटा में बनाता है, और जब एक विनाशक ऐसी दीवार को 20 घंटा में पूरी तरह नष्ट करता है। ये बनाने वाला 12 घंटा में, और बी विनाशक है, विनाश कर रहा है, उसको 20 घंटा में नष्ट करता है। जो विनाशक रहेगा उसको माइनस लीजिएगा। आगे
पूरी तरह नष्ट कर देता है। निर्माता और विनाशक दोनों शुरुआती स्तर पे काम करने के लिए सेट किया गया था, लेकिन 12 घंटा बाद विनाशक को बाहर निकाल दिया जाता है। 12 घंटा के बाद विनाशक को बंद कर दिया जाता है। सीधा तौर पर ये पानी टंकी के सवाल ही हैं, यानी कि काम करने वाला मतलब भरने वाला, विनाशक मतलब खाली करने वाला। तो सिंपल आपको पता कर ली टोटल वर्क कितना यूनिट है, तो जो इसका एलसीएम होगा वही टोटल वर्क हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा 60। अब जब 12 घंटा में 60 यूनिट काम करता है तो 1 घंटा में कितना करेगा 5। और जो 1 आवर का काम होगा बाबू, यही इसका क्षमता होता है। और क्षमता पे ही पूरा सवाल बनता काम और समय वाला। अगर क्षमता आपको पता है उसी के अनुसार से सवाल को बना पाइएगा। तो बोलिए 12 घंटा में पूरा 60 यूनिट बनाता है तो 1 घंटा में कितना बनाएगा 5। ये पूरा 20 घंटा में क्या करे नष्ट कर देगा। तो 1 घंटा में कितना यूनिट कर देगा 3 यूनिट नष्ट करेगा। माइनस में लीजिए क्योंकि नष्ट कर रहा है। अब कहता है कि दोनों को मिल के शुरुआती में काम करता है, 12 घंटा के बाद विनाशक को बंद करता है। तो बहु 12 घंटा के बाद विनाशक को बंद करता है, 12 घंटा तक दोनों को चला होगा। तो 1 घंटा में दोनों मिलकर क्या करे ये देख लीजिए। तो 1 घंटा में दोनों मिले तो ये 5 यूनिट काम करेगा और ये 3 यूनिट नष्ट कर देगा। जैसे ये 5 को खिलौना बनाया और ये 3 को खिलौना बर्बाद कर दिया। तो मेन रूप से बना तो 2 ही खिलौना ना, क्योंकि 5 को बना रहा है और उसमें से 3 को नष्ट कर दे रहा है। तो कुल मिला जुला कर 1 घंटा में कितना यूनिट काम हो रहा है 2 ही यूनिट काम हो रहा है। तो ऐसे 12 घंटा तक दोनों साथ साथ करता है। तो बताइए सर 12 घंटा में कितना करेगा 1 घंटा में 2, तो 12 घंटा में 12 गुने 2 यानी कि 24 यूनिट काम क्या हो गया खत्म हो गया 12 घंटा में। 60 यूनिट काम करना था जिसमें से 24 यूनिट क्या हो गया काम खत्म हो गया। अब कितना बचेगा तो 36 यूनिट और काम बच रहा है। और अब बताइए ये काम करने वाला भी कर रहा था और विनाशक भी काम कर रहा था, दोनों काम कर रहा था। लेकिन 12 घंटा होने के बाद विनाशक को हटा दिया जाता है। तो अब जो शेष काम बच रहा है 36, उसको कौन करेगा, ये जो करने वाला काम है वो करेगा। तो वही पूछ लास्ट में बोल रहा है तो दीवार बनाने में कुल कितना समय लगेगा। तो आप बताइए ये सिर्फ करेगा ए, तो 36 यूनिट काम कराना है ए से, तो ए के क्षमता से भागा दे, क्षमता 5 से भागा दे तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। 1 अंक के बाद डेसिमल, मतलब 7.2 घंटा लगेगा। लेकिन आपसे पूछा है कि पूरा दीवार को बनाने में कितना लगा, तो 12 घंटा पहले लगा था और 12 घंटा पहले लगा था और 7.2 घंटा भी लिया। तो 12 7 कितना 19.2 घंटा इस दीवार को बनाने में पूरा लगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर में है 19.2 आवर, यानी कि 19 घंटा 20 मिनट। ये आपको पॉइंट में लिखा हुआ है। तो आप इसको पूरा घंटा को मिनट में चेंज करेगा, तो ऐसे यहीं पर चेंज कर देते हैं बाबू। आप इसको चेंज करिए कितना हो जाएगा, अगर भागा दीजिए तो 5 7 35 यानी 1/5। ये पूरा घंटा में 7 और 1/5 को घंटा में चेंज करिए तो 60 से गुना तो 12 पचे क्या हो जाएगा 60। यानी इस सवाल को उत्तर हो जाएगा 12 7 19 घंटा 12 मिनट। यानी आपका जो आंसर होगा कौन होगा, ऑप्शन नंबर बी खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं सर, अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए आप इसको क्या करिए नोट करिए। दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन नंबर 59 है और बहुत ही अच्छा सवाल है और इस प्रकार से दिया गया है कि एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। यानी जहाँ से भी वो चलना चालू करती है रेलगाड़ी वो 50 किलोमीटर तय करने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं तो इसके बाद वो अपनी चाल का 3/4 चाल से चलने लगती है। यानी जो भी उसका चाल है दुर्घटना होने के बाद जो उसका चाल है 3/4 हो जाता है। अब चाल 3/4 होने के कारण पहुंचने में उसको 35 मिनट लेट हो जाते हैं। जहां भी उसको पहुंचना है 35 मिनट लेट से पहुंचती है। ये पहला कंडीशन फुलफिल हो गया। दूसरा कंडीशन में ये बोला है कि इमेजिन करें कि काश अगर वो दुर्घटना 50 किलोमीटर पे नहीं हुई होती, वो दुर्घटना 24 किलोमीटर और आगे हुई होती तो गंतव्य स्थान पे पहुंचने मात्र 15 मिनट लेट होता। ये सवाल है। अगर आप बाबू इसको डिटेल से बनाइएगा ना तो एक पेज पूरा भर जाएगा। आपको इसको एकदम शॉर्टकट ट्रिक आपको बताते हैं कि सबसे पहले आपको ये देखना है
कि आपको इमेजिन करें कि अगर 10 किलोमीटर और आगे हुई होती दुर्घटना या 15 किलोमीटर और आगे हुई होती, उसको आपको पकड़ना है। तो यहाँ पर सवाल में बोला कि अगर 24 किलोमीटर दुर्घटना और आगे हुई होती तो इसको पहला स्टेप बनाना। अगर बोले कि अगर 20 किलोमीटर और आगे होता दुर्घटना तो यहाँ पर बोला है कि 24 किलोमीटर दुर्घटना और आगे होता तो इस 24 किलोमीटर का आप क्या कीजिए, पकड़ लीजिए। अब आगे बढ़ते, पहला कंडीशन में बोला है कि 35 मिनट लेट से पहुंचता है और दूसरा कंडीशन में बोला है कि 15 मिनट लेट से पहुंचता है, 15 मिनट लेट से पहुंचता है। और ये दोनों टाइम का डिफरेंसेज लेना हमेशा, ये दोनों टाइम का क्या लेना है, डिफरेंसेज। तो 35 मिनट में से 15 मिनट चला जाए तो कितना मिनट बचेगा, 20 मिनट, 20 मिनट। और यहाँ जो आपको कंडीशन ये बोला है कि जो चाल है पहले का 3/4 चाल से जाता है। तो ये जो आप दोनों का जो समय डिफरेंस 20 लेकर आए, इसमें आपको इसका डिफरेंस कितना है, तो 3 और 4 का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो 1 नीचे लिखना है और ऊपर का जो वैल्यू वो कहाँ लिख देना है, ऊपर लिखना है बस। यानी आपका जो टाइम लग रहा होगा यानी 20 या कितना 60 मिनट। ये कैसा समय आया भाऊ, तो ये जो समय आता है जो 24 किलोमीटर जो बोला कि आगे दुर्घटना हुई होती तो उसी दूरी को तय करने में ये 60 मिनट समय लगा हो। यानी ये जो समय आया जो इस दूरी को तय करने वाला समय आया। तो आप बताइए 24 किलोमीटर जाएगा 60 मिनट में और 60 मिनट को हम लोग बोलते हैं कितना, 1 घंटा। तो क्या आपको चाल नहीं पता हो जाएगा, चाल बराबर दूरी और बटा समय, यानी 24 किलोमीटर प्रति घंटा रेलगाड़ी का क्या होगा, चाल। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा 24 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी आपका ऑप्शन है। फिर से आप यहाँ पे एक बार समझिए, पहले तो आपको ये लेना है कि कितना किलोमीटर आगे हुई तो 24 किलोमीटर हो गया पहला स्टेप। दूसरा में दोनों समय का डिफरेंस लेना है, समय का डिफरेंस कितना है, 20। फिर यहाँ पर देखिए अगर 2 का डिफरेंस रहेगा तो नीचे में 2 लिखेंगे, 3 का डिफरेंस रहेगा तो नीचे में 3 लिखेंगे, और यहाँ पर ऊपर में कितना, जो भी नंबर ऊपर में लिखा रहेगा तो यहाँ पर आपको ऊपर में लिख देना। और 20 या 60, ये समय आपको आ गया 60, और जो कि 60 मिनट में 24 किलोमीटर गया होगा, जो चाल है 24 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस प्रकार से आइए अगले सवाल के पास चलते हैं। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है जो बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है, ये तो आप भी जानते होंगे। लिखा हुआ 18, 24 और 45 का एलसीएम लेना है। आप एलसीएम डांटा मेथड से नहीं लीजिएगा, सीधा तौर पे लीजिएगा। पहले एक को तोड़ दिए, बड़ा नंबर को, 45 को तोड़िए तो लिखिएगा 9 × 5 = 45। और अब आपको क्या करना है कि जो आप नंबर को तोड़े 45 को 9 × 5, यानी यहाँ पर हर नंबर अवेलेबल होना चाहिए। यानी 45 भी आना चाहिए, यहाँ पर 24 भी आना चाहिए और यहाँ पर 18 भी आना चाहिए। तो 9 × 5 = 45 तो आ गया। अगर 18 हम इसमें लाना चाहें तो 18 लाने के लिए कितना से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तभी तो 18 बनेगा, क्योंकि 9 है। अगर 2 और इसमें दे देंगे तो 18 बन जाएगा। तो यहाँ पर 45 भी बन गया, 18 भी बन गया। अब हमें 24 बनाना है। और 24 बनाने के लिए कौन सा नंबर को यूज करेंगे तो यहाँ पर 24 बन जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर आप देखिएगा 9 है, 2 है। 24 बनाने के लिए 5 का तो कोई यूज नहीं होगा, 3 का यूज होगा यहाँ पर, सॉरी 2 का यूज होगा। 2 है और यहाँ पर 3 है, 9 में 3 छुपा हुआ तो 3 दूनी 6, 6 चौको कितना होता है 24। यानी कम से कम इसमें हमको 4 देंगे तभी 24 बनेगा, यानी गुना कितना कर देंगे 4। अगर ये चीज़ आप जानेगा तो तुरंत 2 से 3 सेकंड में बन जाता है, जो कि हम एलसीएम एचसीएफ में पढ़ाते हैं। आइए इसको गुना कर दिए, एलसीएम आ जाएगा 9 × 5 = 45 और 45 दूनी 90 और 9 चौको 36। इस सवाल का जो उत्तर हो कितना 360 इसका एलसीएम, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ, सी में। अगले सवाल पे चलते हैं बाबू 61 में। चलिए 61 में दिया हुआ कि बिंदु कोऑर्डिनेट जो दिया हुआ है, बिंदु P का कोऑर्डिनेट -4 दिया हुआ है और 7 दिया हुआ है, और एक पॉइंट है Q, इसका कोऑर्डिनेट 2 और 3 दिया हुआ है। अब इसको मिलाने वाली रेखा का ढाल पूछ रहा है, यानी ये दोनों पॉइंट P और Q को जो मिलाने वाली रेखा होगा इसका ढाल बताइए। ढाल मतलब होता है सर स्लोप। स्लोप लाने के लिए एक सिंपल फॉर्मूला है बाबू, स्लोप बराबर, स्लोप जिसको हम लोग ढाल बोलते हैं, y2 - y1 बटे x2 - x1। यहाँ से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। y2 क्या हो जाएगा भाई, तो आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, ये हो जाएगा मानते हैं x1 और ये y1, और ये हो जाएगा x2 और y2। कोऑर्डिनेट को दर्शाने के लिए रूल होता है।
तो y2 माइनस y1 करेंगे तो 3/2 माइनस y1, तो 3 में से गया 7 -4 हो जाएगा और बटे x2 माइनस x1, तो x2 2 है और 2 में से -4 को घटाइएगा 2 माइनस -4, तो ये जुड़ जाएगा, यानी कि यहाँ -4 और नीचे में आ जाएगा कितना बाबू 6, काटिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा -2/3, यानी इस लाइन का जो स्लोप होगा -2/3, जो कि आपको ऑप्शन नंबर किस में है, ए में। खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं बाबू। अगला सवाल क्या सर, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 62 है और इस तरह का सवाल लिखा गया। एक कस्बे की जनसंख्या 64,000 है। एक कस्बा है जिसका जनसंख्या दिया हुआ कि 64,000 है और इसमें हर साल 2.5% क्या होता है, वृद्धि। हर साल, यानी कि पहला साल भी 2.5% बढ़ेगा, दूसरा साल भी 2.5% बढ़ेगा, तीसरा साल भी 2.5% बढ़ेगा। तो हर साल 2.5% वृद्धि होता है। तो आपसे पूछा है कि 3 साल के बाद क्या हो जाएगा, यानी 3 साल के बाद इसका जनसंख्या क्या होगा। तो इस तरह के सवाल को बनाने के लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है, जो आपको परसेंटेज में दिया उसको फ्रैक्शन में कर दीजिए। तो 2.5% का फ्रैक्शन में अगर तोड़िएगा तो कितना आएगा, 1/40। तोड़ के देख लीजिए, 2 दूनी 4, 1 5/2 और परसेंटेज को लगे तो 100 आ जाएगा, तो 1/40 आ जाएगा। अब इसको क्या हम लोग करते हैं कि नीचे वाला वैल्यू इनिशियल वैल्यू होता है, और अगर आपसे बोले जनसंख्या बढ़ेगा तो ऊपर वाला हम क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। अगर बोले जनसंख्या कमेगा तो ऊपर वाला क्या घटाते हैं। तो यहाँ पर बोला हर साल जनसंख्या 1/40 बढ़ता है, मतलब जनसंख्या 40 से कितना हो रहा होगा, 41, 1 बढ़ के। अगर ऊपर 2 रहता तो हम लोग 42 लिख देते हैं। तो यहाँ पर ऊपर में 1 है तो क्या हो जाएगा, अगर जनसंख्या 40 रहा होगा तो 1 साल में बढ़कर कितना हो जाएगा, 41। फिर अगला साल 1/40 बढ़ता है, फिर अगला साल 1/40 बढ़ता है, ऐसे ऐसे 3 साल तक बढ़ता है। तो जब हर साल सेम वृद्धि होता है, 3 साल तक बढ़ रहा है, तो हम लोग क्यू कर देते हैं, क्यू कर देंगे। आप बोलिए 40 का क्यू करें तो 4 का क्यू होता है 64 और 0 3 को दे देंगे, क्यू करना है। अब 41 का क्यू करना। अब यहाँ से दिमाग आप लगाइए कि अगर आप देख रहे हैं कि जनसंख्या आपको इनिशियल में 64,000 आया है रेशियो का वैल्यू से, और यहाँ भी 64,000 दिया हुआ, तो आप बताइए रियल वैल्यू भी 64,000 है, रेशियो की वैल्यू 64,000 है, तो जो भी 41 का क्यूब आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन होगा। अगर ऑप्शन को अगर नज़र देखिए बाबू, तो ऑप्शन नंबर सी और डी को अगर आप घूर कर देखिएगा तो 41 का क्यू करें तो लास्ट में तो एक ही आना, ये तो तय है। जबकि ऑप्शन सी और ऑप्शन डी में 0 दिया हो तो सी भी गलत हो जाएगा और डी भी गलत हो जाएगा। 2 ऑप्शन और बच रहा है, ए और बी। 2 ऑप्शन बच रहा है तो दोनों का यूनिट डिजिट सेम है, तो हम उसको यूनिट डिजिट जब सेम है तो लास्ट का 2 डिजिट्स आंसर मार देंगे। पहला में 11 और दूसरा में 21। लास्ट का 2 डिजिट से ऑप्शन मारने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, देखिए 41 को क्यू करेंगे बाबू तो लिखेंगे 41 गुने 41। लास्ट का हमको 2 अंक लाना है, तो पहले इसको स्क्वायर कर दीजिए। तो 41 गुने 41 का स्क्वायर करिए तो 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81 और 9 घटा देंगे 16। स्क्वायर आप लोग को पता होना चाहिए। आप गुने क्या करेंगे 41, हमें लास्ट का 2 डिजिट लाना है, लास्ट का सिर्फ 2 अंक लाना है, लास्ट का 2 अंक। तो लास्ट का 2 अंक लाने के लिए हम लास्ट का इसका 2 अंक को इसका 2 अंक में गुना कर देंगे। तो 41 में 81 से गुना करें तो 41 से कम 41 1 और हाथ में बचेगा 4। 41 में 8 से गुना करिएगा तो 41 8 यानी कि 8 चको 32 320 और 8 328 और हाथ में 4 था तो 28 और 4 कितना हो जाएगा 32, यानी 332। तो लास्ट का 2 अंक कितना है 21, और जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में, यानी आपका आंसर खत्म, ये भी गलत हो जाएगा। तो इस तरह का सवाल का जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं, जो कि अगला सवाल क्या है देख लीजिए 63। इसको नोट कर लीजिएगा आप। 63 नंबर में कहता है कि चीनी का मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को इसकी खपत में कितना प्रतिशत कमी किया जाए ताकि खर्च न बढ़े। सिंपल सवाल है। अगर जब भी आपको क्वेश्चन नंबर है कितना 63 है ना, हाँ 63, जब भी इस तरह का सवाल बोले बाबू कि आपको चीनी के मूल्य में 10% वृद्धि हो जाए, खर्च में कितना % कमी करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे, यानी एक को परसेंटेज को बढ़ाएगा और दूसरा को कहे कितना घटा दे ताकि अपरिवर्तित रहे। इसका सिंपल फंडा ये है, 25% बढ़ाया है तो ऊपर में लिखिए 25
और 25% बढ़ाया है। अगर हम लोग 100 में बढ़ाएंगे 25 तो कितना हो जाएगा 125, और प्रतिशत में लाना तो कितना से गुना करेंगे 100 से। बस इतना सा काम करना है, 25 पचे 25 से और 20 पचे 100, यानी इसका जो आंसर होगा कितना परसेंट होगा 20%। खत्म। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। जब भी अगर आपको यहाँ थोड़ा सा और समझा देते हैं, आपसे पूछे कि ए का आय जो है 20 से 20% ज़्यादा, तो बी का ए से कितना कम, तो 20% ज़्यादा, और हम लोग 20% ज़्यादा करें तो 100 में 20 जोड़ देते कितना होगा 120। परसेंटेज लाने के लिए 100 से 20 छक 20 से 100/6 मतलब 16 पूर्णांक कितना 2/3% खत्म। तो जब भी ये सिंगल परसेंटेज वाला आंसर पूछे तो इसी प्रकार से आप बना दीजिए। 63 के बाद 64 कहता है 3 क्रमागत बट्टा है, 3 क्रमागत बट्टा 30%, 20%, 5%, 30%, 20%, 5%, इसका समतुल बट्टा बनाइए। बहुत ही खतरनाक सवाल। अगर आप इसको बनाना चाहिएगा समतुल बट्टा तो डायरेक्ट परसेंटेज का यूज करिए तो बहुत ज़्यादा टफ होगा। पहले आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दीजिए। अगर 30% का फ्रैक्शन वैल्यू लेकर आइएगा तो 30 बटा कितना हो जाएगा 100, जो कि हम लोग यहाँ से कहेंगे 3 बटा कितना 10। उसी प्रकार से इसको चेंज करिए फ्रैक्शन में तो कितना आ जाएगा 1/5, और इसको चेंज करिए तो 1 बटा कितना आ जाएगा 20। अब समतुल बट्टा है, समतुल बट्टा मतलब क्या हो जाता है कमी, बट्टा मतलब छूट, और छूट मतलब कमी। तो अभी ना जस्ट बताएं बाबू कि नीचे वाला इनिशियल वैल्यू होता है, अगर बट्टा दे रहा मतलब छूट यानी कमी कर रहा, यानी 10 रुपये का सामान कितना में छूट देगा 3 रुपये छूट देगा 7 में देगा। 10 का सामान 3 छूट दिया 7 में। अगला बट्टा कितना दिया 5 रुपये का वस्तु था तो आपकी 1 रुपये छूट दिया, यानी कि 5 रुपये का सामान कितना में दे रहा है 4 में। अगला बताइए 20 रुपये का वस्तु है 1 रुपये छूट दे रहा है, क्योंकि बट्टा मतलब छूट, तो 20 रुपये की वस्तु पर 1 छूट दे रहा है कितना रुपया 19 रुपये में। ये रेशियो से बनता है सर। अगर इधर से इधर कोई वैल्यू काटता है तो काट दीजिए, जो कि कट रहा है 4 से काटे तो 4 पचे कितना हो जाए 20, गुना कर दिए 5 पचे 25, 25 दा 250, 250 का वस्तु कितना में हमें मिल गया 19 सत्ते 33 से, 19 सत्ते कितना होता है 33 से यानी 133, यानी 250 का जो सामान है 133 रुपया में मिल गया। तो कितना रुपये डिस्काउंट मिला आप देख लीजिए। तो 250 में अगर आप 33 घटाइएगा तो 200 यानी कि आपको 67, और 67 में अगर 50 जोड़ दिए तो 7 5 12, यानी 127 रुपये डिस्काउंट मिल गया, यानी कमी, और कमी हमेशा वृद्धि से और परसेंटेज में 100 से। अगर इसको काटिए तो 25 से काट दिए 25 चको 100, एगो जीरो नीचे बच रहा। 127 में 4 से गुना करें तो कितना होगा 1 चको 400, और 25 चको 100 500, और 2 चको 8 508। एक अंक के बाद डेसिमल तो यहाँ, यानी कि जो समतुल बट्टा है वो 50.8 के बराबर होगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर कितना 50.8 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर नहीं मिल रहा है, देखिए कहीं पे गलती किए हैं क्या। अगर इसमें घटाते हैं तो 10 में से 3 गया बचेगा 7, और ये बच जाएगा कितना भाई 4, तो 4 में से 3 गया 1, 17 होगा बाबू 17, गलती कर दिए, क्योंकि अगर आप 33 घटाइएगा तो 67, और 67 में 50 जोड़िएगा तो 6 5 11, 117 होगा। यहाँ पर गलती कर दी, कोई दिक्कत नहीं। फिर 4 से गुना करिए तो कितना हो जाएगा 1 चको 400, और 17 चको 68, तो कितना हो जाएगा 468। एक अंक के बाद डेसिमल यानी कि 46.8%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में लिखा हुआ बी में खत्म। आइए अगले सवाल पे चढ़ते हैं 65। देखिए बाबू आपके सामने क्वेश्चन 65 नंबर है, और ये सवाल में बोला गया है कि ए ने एक रेडियो बी को 20% लाभ पर बेचा, बी ने सी को 10% हानि पर, और सी ने डी को 5% लाभ पर बेचा। अगर इसको 100 लेट करके बनाइएगा बाबू तो ज़्यादा टफ हो जाएगा, इसीलिए इसको फ्रैक्शन पे ढाल दीजिए। ए ने बी को 20% लाभ पर बेचा, प्लस लिखिएगा लाभ, बी ने सी को इसको 10% हानि पर बेचा, और सी ने डी को इसको 5% लाभ पर बेच दिया। इसको फ्रैक्शन में, पहले परसेंटेज को आप फ्रैक्शन में तोड़ दीजिए। बहुत फ्रैक्शन में तोड़िएगा तो 20% को फ्रैक्शन लगेगा तो 20/100 होगा, काटिए तो कितना आएगा 1/5। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, और 5% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/ कितना हो जाएगा 20 होगा। अब यहाँ पर कहानी क्या बनता है भाई, तो यहाँ पर जो कहानी बनता है बाबू कि अगर 5 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा तो 1 रुपया लाभ लेकर कितना में बेचा होगा 6 रुपया में। अगर यहाँ पर 10 रुपया क्रय मूल्य रहा होगा तो यहाँ पर हानि बोला है तो 1 रुपया हानि हुआ तो कितना में बेचा होगा 9 में। तो इसी प्रकार से अगर 5 रुपया में खरीदा होगा, लाभ पर बेच रहा है तो 1 रुपया लाभ पर कितना में बेचेगा 6 में,
ये 10 रुपया में खरीदा होगा, हानि हो रहा तो 1 रुपया हानि पर कितना बेचेगा, 9 में। सी देखिए 20 रुपया में खरीदा होगा तो 1 रुपया लाभ पर कितना में बेचा होगा, 21 रुपया में, 20 में खरीद के 21 में। ये रेशियो वाला तरीका है जो फ्रैक्शन से हम लोग क्या करते हैं, उठाते हैं। अब क्या होता है कि इधर का कोई भी वैल्यू इधर से अगर कट रहा है तो काट दीजिए। तो देखिए ये कट रहा है, 3 दूनी क्या है 6 और 5 दूनी 10 काट सकते हैं। गुना करें तो 5 पचे 25, 25 दूनी 50, यानी कि इधर आ जाएगा 500। यहाँ गुना करें तो क्या हो जाएगा, 21 × 63 और 63 में 9 से गुना करेगा तो 3 × 27 और 6 × 54, 54 दो कितना हो जाएगा 56, यानी 567। ये आपका ए के लिए सीपी हो गया, ए के लिए क्या हो गया क्रय मूल्य, और ये विक्रय मूल्य होगा किसके लिए, तो डी का, यानी डी के लिए। यानी सी कितना में बेचा, इतना में, यानी कि ये डी के लिए, चाहे सी के लिए इसको विक्रय मूल्य कहिए या तो डी के लिए क्रय मूल्य कहिए, बात क्या है सेम ही है। यानी ए जो है 500 रुपये में खरीदा है और डी है जो कितना में खरीदा है, 567 रुपये में। सवाल में ये बोला है कि डी ने इस वस्तु को 1814 रुपया 40 पैसा में खरीदा, और सवाल के अनुसार डी कितना में खरीदा है, रेशियो से निकालें 567 रुपया में। लाना है हमको क्रय मूल्य किसका, ए का, तो ए कितना में खरीदा 500, यानी कि 500 से गुना कर दी बस। देखिए वो अगर डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में कितना आएगा 100, और 100 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर 567 से इसको काटिए क्योंकि पूरा आंसर आएगा बाबू, तो पूरा आंसर आएगा तो कहीं ना कहीं ये वैल्यू इससे पूरा कट रहा होगा, तो पूरा देखिए काट के कटेगा, 3 मरतबे लगेगा तो 500, 3 मरतबे लगेगा तो 500 आपका कुछ समथिंग आएगा, यानी कि 5 या 1500 समथिंग, जो भी कटेगा। कटने के बाद फिर आप बचेगा तो लास्ट में 4 है, तो लास्ट में 4 कब होगा, अगर 7 से लगाएं तो 2 मरतबे लगेगा, मतलब जाहिर से बात है कि 32 मरतबे वैल्यू क्या हो जाएगा, कट जाएगा। और नहीं तो आप काट के देख भी सकते हैं पूरा। अब 32 में 5 से गुना करेंगे तो 32 × 25 60, यानी 160, और एगो जीरो पहले से, यानी कि 1600। यानी ए ने इस वस्तु को कितना रुपया में खरीदा, 1600 रुपया में। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 66 और ये पानी टंकी से लिया गया है। देखिए क्या है सवाल, कहता है कि 2 नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में भर देता है। 2 नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट और 12 मिनट में इसे क्या कर देता है, भर देता है। और एक तीसरा नल सी है जो इसे 6 मिनट में क्या करता है, खाली करता है। जो नल खाली करता है उसको प्लस में लेते हैं। अब आगे बढ़ते हैं तो कहता है कि पहले ए और बी को 5 मिनट तक खुला रहता है। तो आप यहाँ पर एक बात करिए बाबू कि पता कर लीजिए कि जो टंकी भरने वाला है उसका कैपेसिटी टोटल कितना, क्षमता क्या है। तो क्षमता कितना कैसे निकालते हैं, तो जो ये तीनों का एलसीएम आएगा वही टंकी का क्या होता है, कैपेसिटी। 15 12 6 का एलसीएम आ जाएगा 60, यानी टंकी का जो क्षमता है वो 60 यूनिट का। तो आप जरा गौर करिए कि ए को 15 मिनट लगता है पूरा भरने में, तो 15 मिनट में पूरा भर देता है। तो 1 मिनट में कितना, 15 चको 60, 4 मिनट भरेगा। ये 1 मिनट में 12 × 25 60, 5 मिनट भरेगा। और ये 1 मिनट में कितना खाली करिए, खाली करने वाला तो माइनस, 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 6 × 60, यानी कि 10 मिनट खाली कर देगा। अब आगे सवाल में ये बोला कि बाबू कि पहले 5 मिनट तक ए बी को खोला जाता है, उसके बाद सी को खोला जाता है। तो 5 मिनट तक ए बी को खोलेगा बाबू, तो ए को और बी को 5 मिनट तक खोला गया, उसके बाद सी को खोला गया। तो सी को खोलने से पहले ए और बी 5 मिनट तक पानी टंकी में डाला होगा। तो 5 मिनट में कितना डाल देगा ए और बी, 1 मिनट में देखिए ये 4 डालता है और 1 मिनट ये 5 यूनिट डालता है। तो 1 मिनट में दोनों मिलके 5 4 9 यूनिट डालेगा, 1 मिनट में 9 यूनिट डालेगा। और कितना देर तक चलता है, तो 5 मिनट तक, यानी कि 45 यूनिट ए और बी 5 मिनट में भर देगा। अब यहाँ से जो कहानी बनेगा कि 45 मिनट टंकी क्या है, भर गया, भरा हुआ, और 15 मिनट टंकी जो है क्या है बाबू, खाली है। और जैसे ही 45 यूनिट भरता है वैसे ही अब किसको खोल देगा, सी को। तो सी को खोल देगा। तो अब यहाँ पर कहानी अलग हो जाएगा। अगर क्षमता प्लस में आएगा तो टंकी भरेगा, और क्षमता माइनस में आएगा तो टंकी क्या हो जाएगा, खाली होने लगेगा। तो अब हम देखते हैं कि क्षमता देखिए, क्योंकि तीनों चलने लगा। 5 मिनट के बाद सी को भी खोल दिया, तो ए भी चल रहा होगा, बी भी चल रहा होगा, सी भी चल रहा होगा। तो क्षमता क्या है, ए जो है 4 यूनिट भरेगा,
बी 5 मिनट भरेगा, लेकिन सी खाली करेगा 10 यूनिट। यहाँ से कैलकुलेशन करें तो क्षमता 1 यूनिट आ गया। तो अगर तीनों नल को खोल देगा टंकी में तो क्षमता माइनस में आ रहा है, इसका मतलब टंकी कभी भी भरेगा नहीं, टंकी क्या हो जाएगा, खाली होगा। तो खाली होगा तो कौन वाला पार्ट होगा, जो भरा हुआ वही खाली होने लगेगा ना, इससे आपको मतलब नहीं है। जो पार्ट भरा हुआ वही खाली होने लगेगा। तो 45 यूनिट खाली करना है और क्षमता कितना है, 1 यूनिट का। माइनस मारा मतलब खाली होगा, तो क्षमता 1 यूनिट है। तो क्षमता से भागा दीजिए, 1 से भागा दीजिए तो आपका आंसर कितना आएगा, 45 मिनट। ये टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, 45 मिनट। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए। देखिए बाबू, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 67 है, जो नाव धारा से लिया गया है। कहता है कि एक तैराक का चाल धारा की दिशा में, यानी कि सेम डायरेक्शन में नाव का चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ, और अपोजिट डायरेक्शन में नाव का चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ। और आपसे पूछ रहा है कि धारा का वेग लेकर आइए, धारा का वेग। तो बाबू, जो बच्चे नाव और धारा पढ़े होंगे उनको थोड़ा पता होगा कि अगर सेम डायरेक्शन में नाव का चाल दिया हुआ रहता है और अपोजिट में नाव का चाल दिया हुआ रहता है, तो धारा का वेग लाने के लिए घटा के 2 से भागा देते हैं, मतलब a माइनस बी बाई 2। जैसे कि आप यहाँ पर देखिएगा 8 माइनस 6 बटा कितना 2, 8 में 6 गया 2, 2 बटा 2, यानी आपका जो आंसर आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ से जो आपको धारा का वेग आएगा वो 1 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में है। आइए अगले सवाल पे बढ़ते हैं। देखिए वो 68 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक व्यक्ति 24 किलोमीटर के चाल से जाता है। एक व्यक्ति है जो 24 किलोमीटर चाल से जाता है और उधर से वापस 36 किलोमीटर प्रति घंटा से आता है। यानी कि जाता है कैसे बाबू, 24 किलोमीटर प्रति घंटा से और आता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा से। और अब हो रहा है कि जाने और आने का जो डिस्टेंस है वो समान है। तो आपको पता होगा बाबू कि जितना दूरी हम जा रहे हैं उतना ही दूरी आएंगे। तो यहाँ से औसत चाल लाने के लिए फॉर्मूला होता है एवरेज स्पीड। एवरेज, इसमें औसत चाल पूछेगा कि पूरी यात्रा का औसत चाल। तो एवरेज स्पीड बराबर होता है 2ab बटा a प्लस b। आप लोग को भी पता होगा। नहीं, इसको सिर्फ इस डाटा पे बैठा दीजिए, आपका आंसर आ जाए 2ab। ए कहने का मतलब जाने वाला चाल 24 है और आने वाला चाल कितना है, 36 है। तो 2ab हो गया बटे a प्लस b। a प्लस b करे तो 36 और 24 कितना आ जाएगा, वो 60। काटा पीटी में जाएगा तो 6 से काट दीजिए, 6 से काटे तो 6 छक 36 आ जाएगा। अब गुना करिए तो कितना आ जाएगा, आंसर जो भी होगा डेसिमल में होगा वो। और डेसिमल में आपका एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी। तो पूरा सवाल को सोल्व भी नहीं करना है, खत्म। आइए आगे बढ़ते हैं बाबू। देखिए अगला सवाल है 69 और इसमें कहता है कि रेखा तथा कोमल की वर्तमान आयु का जो अनुपात है 5:7 है। रेखा है और कोमल है जिसका वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। वर्तमान है, समझिएगा, प्रेजेंट। आगे बढ़ते हैं तो कहा कि 5 साल बाद इनका आयु का जो अनुपात है 3:4 होगा। यानी आज से कब सर, 5 साल बाद इनका आयु का जो अनुपात होगा 3:4 होगा। तो आपसे पूछा गया कि कोमल का वर्तमान आयु कितनी है। जरा एक चीज़ आपको गौर करना पड़ेगा बाबू कि वर्तमान में रेशियो जो है 5:7 है और 5 साल बाद यह जो अनुपात है 3:4 होगा। तो 5 साल बाद जाएगा तो 5 साल ये भी बढ़ा होगा और ये भी बढ़ा होगा। तो जब दोनों समान रूप से बढ़ रहा है तो जो गैपिंग यहाँ पर रहता है वो सेम होना चाहिए, जबकि यहाँ पर गैपिंग 2 का है और यहाँ पर गैपिंग 3 का है, तो ये गलत है। तो गैपिंग को आपको क्या करना रहता है, सेम करना रहता है। गैपिंग को सेम करने के लिए बाबू तरीका है, नीचे का जो भी डिफरेंस है इसको ऊपर में गुना करिए। तो नीचे का डिफरेंस 1 है, 1 से ऊपर में गुना करिए। और ऊपर का जो भी डिफरेंस है, ऊपर का डिफरेंस 2 का है तो 2 से नीचे में गुना कर दिए। ऊपर 1 से गुना करिए, कोई प्रभाव नहीं होगा। नीचे 2 से गुना करिए तो चेंज हो जाएगा बाबू, कितना हो जाएगा, 2 तिया 6 और ये 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब आप देख पा रहे हैं कि गैपिंग समान हो गया। 5 से 6 हो गया 1 बढ़ा और 7 से 8 हो गया 1 बढ़ा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि दोनों प्रत्येक समान रूप से बढ़ा है, यानी 1 यूनिट बढ़ा है, 1 यूनिट। और सवाल में बोल रहा है कि 5 साल बाद में, तो दोनों कितना बढ़ा है, 5 साल बढ़ा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हो, 5 साल दिया हुआ। आपसे पूछा है
कि आप बताइए कि कोमल का वर्तमान क्या है। तो कोमल कितना 7 यूनिट का है, तो 1 यूनिट का मान 5 हो जाएगा, तो 7 यूनिट का मान हो जाएगा 5 7 35। यानी कोमल का जो वर्तमान आयु है वो कितना वर्ष हो जाएगा, 35 वर्ष, जो कि आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा देखने को। आइए अगले सवाल पे चलते हैं सर। अगले सवाल ट्रिगोनोमेट्री से लिया गया है और ये आपका लास्ट सवाल होगा। इसी प्रकार से पूरा सेट का हर एक क्वेश्चन में सोल्यूशन देता हूँ बाबू। अगर आप इस सेट से अगर लास्ट तक देखे हैं तो एक बार जरूर आप सब्सक्राइब करिएगा, चैनल को लाइक जरूर करिएगा। यहाँ पर दिखा हुआ बाबू tan थीटा बराबर 3/4/3 और आपसे पूछा बहुत ही सिंपल सवाल और बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, sin थीटा प्लस 2 cos थीटा और नीचे में लिखा हुआ है 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। इसका एक रूल है बहुत सिंपल बाबू कि आप यहाँ से tan थीटा का वैल्यू दिया हो तो आप साइन का cos का लाना है, तो p/h का प्रयोग नहीं करिए सीधा, क्योंकि sin थीटा बराबर होता है sin/cos, यानी कि ऊपर हो जाएगा साइन वाला वैल्यू और नीचे हो जाएगा cos वाला, क्योंकि tan थीटा का वैल्यू होता है sin/cos। लेकिन इसका यूज कब करिएगा, जब 1 डिग्री में पूछेगा तब, यानी इस प्रकार का वैल्यू को डायरेक्ट तब लगाइएगा। रेशियो में पूछा कि कितना बटे इतना, रेशियो में पूछा गया और 1 डिग्री में पूछेगा तब, यानी कि साइन है तो स्क्वायर नहीं होना चाहिए, गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू सीधा 4 यूज करिए और कॉस का वैल्यू 3। तो साइन का वैल्यू 4, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 प्लस कॉस का वैल्यू कितना यूज करना है 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। नीचे में देखिए तो साइन का वैल्यू 4, तो 4 तिया 12 और यहाँ पर भी वही चीज़ आ जाएगा -6, तो हो जाएगा 12 6 18 और 12 में से 6 गया कितना आ जाएगा 6 और 6 तिया 18। इस सवाल का जो उत्तर होगा 3 होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थी अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखे होंगे तो बहुत बहुत दिल से थैंक यू। और आइए मिलते हैं अगले सेट में, सेट नंबर आपका 10 में। तब तक जय हिंद जय भारत।